जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज़ कविता। वेलकम टू द लर्निंग गैंग। इस प्लेटफॉर्म पर फ्रेंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाले हूँ CTET लेवल 2 के लिए सोशल स्टडी विषय को। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बुक्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग बुक्स को भी बिल्कुल स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है बुक का आमुख, जो कि आप किसी भी स्टैंडर्ड की, चाहे 6th की, 7th की या 8th की, वो चाहे पॉलिटी की हो, चाहे जियोग्राफी की हो या हिस्ट्री की बुक हो, देखेंगे तो वो सभी में सेम है और इनमें से भी क्वेश्चंस निकलते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इसी से। ये मैंने आपके सामने बुक ली है कक्षा 7 की, हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। देखिए फ्रेंड्स, आपने NCF 2005 पढ़ा भी होगा या उससे रिलेटेड क्लासेस देखी होंगी वीडियो पे, कई YouTube चैनल चलते हैं। तो NCF 2005 जो है वो हमें यही कहता है कि एजुकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों की जो स्कूल की जो डेली लाइफ है उसको, उनकी रूटीन जो डेली लाइफ है उससे जोड़ा जाना चाहिए। जब तक उनकी स्कूल की लाइफ को उनकी डेली रूटीन लाइफ से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक घर और स्कूल के बीच का अंतराल यानी डिफरेंस, यहाँ पे कौन सा डिफरेंस की बात हो रही है कि जो उनके सीखने का और जो उनके वास्तविक जीवन के बीच का जो अंतराल है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। ये बता रहे हैं इसमें कि जो NCF है उसमें जो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं वो ये एफर्ट करने की कोशिश की गई है कि जो भी विषय पढ़ाया जाए उसे किसी एक विषय तक सीमित न रख के बल्कि अन्य विषयों से अंतर संबंधित करके, कोरिलेट करके पढ़ाया जाए और किसी भी विषय सामग्री को बच्चों को केवल रटाया नहीं जाए बल्कि उन्हें समझाया जाए। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। 1986 में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ इन्होंने एम्स डिसाइड किए हुए हैं, उनको वे यहाँ पे पूरा करने की बात कह रहे हैं। इस प्रयत्न की सफलता इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का अवसर देते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को प्लान करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हम जो एजुकेशन चाह रहे हैं उसमें हमें सक्सेस कब मिलेगी, उसमें क्या टीचर्स का रोल होना चाहिए, क्या प्रिंसिपल का रोल होना चाहिए, ओवरऑल स्कूल का क्या रोल होना चाहिए, यहाँ पे बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि जो टीचर्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं या जो भी क्लास लेने वाले व्यक्ति हैं वो बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि बच्चों की जो इमेजिनेशन है या बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है, उनकी जो जिज्ञासा है वो उनके सीखने में मददगार साबित हो सके। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। देखिए प्रायः हम लोग यदि दैनिक जीवन में भी देखें तो हम देखते हैं, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपने देखा होगा कि वो बार बार में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते हैं, बार बार में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम उनके प्रश्नों का जवाब दे देते हैं लेकिन कई बार हम झुंझला जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि NCF 2005 कहता है कि यदि बच्चों को अवसर दिया जाए, उन्हें हम समय दें और उन्हें हम स्वतंत्रता दें तो वो हम जो उन्हें इन्फॉर्मेशन
अवेलेबल करवाते हैं, हम जो उन्हें सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं, उन सूचनाओं के आधार पर अपने आप से ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। अब यहाँ पे पाठ्य पुस्तक की भूमिका की बात की जा रही है कि पाठ्य पुस्तक जो कि एक साधन माना जाना चाहिए, लेकिन उसी पे सारा फोकस किया हुआ है, इसी वजह से ये ऐसी समस्याएं आ रही हैं। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएं, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। आगे ये कहता है कि यदि हमें क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव यानी कि सृजनात्मकता और पहल लेने की आदत बच्चों में विकसित करनी है, तो हमें बच्चों को पूरी तरह से सीखने की प्रक्रिया में उन्हें भागीदार बनाना होगा और हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि बच्चे जो हैं वो किसी सूचना के लिए हमारे पास नहीं आते हैं, बल्कि उनके अंदर अपनी उनकी खुद की क्षमताएं हैं जिनके आधार पर वो अपने लिए ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितनी वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। ये बता रहा है कि हम लोग प्लानिंग तो कर देते हैं, जैसे सिस्टम ने प्लानिंग तो कर दी है कि इस तरह की टाइम टेबल होना चाहिए, इस तरह का एनुअल होना चाहिए, लेकिन वो कब फॉलो किया जा सकता है? वो तभी फॉलो किया जा सकता है जबकि जो उसमें प्लान किया गया है उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में भी लाया जाए। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितनी वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। अब देखिए, बुक्स तो बना दी गई हैं, बुक चाहे जितनी भी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा हम लोगों पे यानी कि टीचर्स पे, कि जब हम इन बुक्स से बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे इन बुक्स से या इन पाठ्य पुस्तकों से अध्ययन अध्यापन यानी कि सीखने में कितनी रुचि दिखाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे अपने आप को बोर फील कर रहे हैं, उनको उबाऊपन लग रहा है या उन्हें सीखना एक मानसिक दबाव की प्रक्रिया लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। अब इसके साथ देखिए, ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि बच्चे पढ़ाई को बोझ न समझें। इसके लिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, उनकी शारीरिक व मानसिक आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप हो। समय सारणी ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के अनुरूप हो। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच, विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। यहाँ भी ये बताया गया है कि ये जो सारी प्लानिंग ऊपर की गई है ये सक्सेस हो सके, इसके लिए इस बुक में जो एफर्ट किए गए हैं वो इस तरह के हैं जिससे बच्चे में एक लॉजिकल रीजनिंग बने, उसमें आपस में दोस्तों के साथ या अपने सामूहिक साथियों के साथ बातचीत करने की प्रवृत्ति हो या वो हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को करने में सक्षम हो सके। ओवरऑल यदि कहा जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सीखने के 3 डोमेन्स बताए गए हैं, क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक, उन तीनों को यहाँ पर पूरी जगह दी गई है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आमुख देखा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इस आमुख से किस तरह से इसमें से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये पूछ रहा है असत्य है। ए, यह बच्चों के विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ने तथा विद्यालय और घर के बीच के अंतराल को खत्म करने पर बल देता है। ए, यह बच्चों के विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़कर विद्यालय और घर के बीच के अंतराल को खत्म करने पर बल देता है। बी, यह हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेरने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का समर्थन करता है। यह आशा करता है कि प्रत्येक शिक्षक सीखने के दौरान बच्चों को अपने अनुभवों और कल्पनाशीलता पर विचार करने का अवसर देंगे। डी, दैनिक समय सारणी के लचीलेपन के साथ मूल्यांकन की विधियों को मानसिक दबाव रहित होने पर बल देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जब हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो कौन सा गलत लग रहा है वही उत्तर होगा। तो देखिए फर्स्ट तो ये कह रहा है कि यह बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़कर विद्यालय और घर के बीच अंतराल को खत्म करने पर बल देता है। तो जैसा कि हमने अभी अभी बुक में पढ़ा है, ये बात सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि यह आशा करता है कि प्रत्येक शिक्षक सीखने के दौरान बच्चों को अपने अनुभवों व कल्पनाशीलता पर विचार करने का अवसर देंगे, ये भी बात ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है दैनिक समय सारणी के लचीलेपन के साथ मूल्यांकन की विधियों के मानसिक दबाव रहित होने पर बल देता है, ये भी बात ठीक है। और बी ऑप्शन कह रहा है कि यह हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेरने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का समर्थन करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। एनसीएफ तो कहता है कि किसी भी विषय को आप उसी विषय के घेरे में न घेरें, बल्कि उसे अन्य विषयों के साथ कोरिलेट या अंतर संबंधित करके पढ़ाने का प्रयास करें और बच्चों को सूचनाओं को रटाने की कोशिश न करें। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एनसीएफ 2005 के अनुसार सर्जना और पहल को विकसित करने की आवश्यक शर्त नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। ए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में भागीदार मानते हुए एक निर्धारित खुराक का ग्राहक ना माना जाए। बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को सोच, विचार, विस्मय, छोटी सामूहिक बातचीत, बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए। सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की कल्पनाशीलता व अनुभवों को पर्याप्त अवसर दिया जाए। डी, सीखने की प्रक्रिया में विषय का अध्यापन उस विषय तक सीमित रखते हुए विषय से संबंधित सूचना मात्र दे दी जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए तो ठीक लग रहा है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में भागीदार माना जाए, न कि उन्हें एक निर्धारित खुराक का ग्राहक माना जाए। ठीक है बात। सेकंड है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को सोच, विचार, विस्मय, छोटी सामूहिक बातचीत, बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए। ये भी बात ठीक है, क्योंकि इसमें सीखने के जो 3 डोमेन्स हैं वो तीनों शामिल हैं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की कल्पनाशीलता व अनुभवों को पर्याप्त अवसर दिया जाए, ये भी बात ठीक है कि जब तक बच्चों के इमेजिनेशन और उनके एक्सपीरियंसेस को लर्निंग प्रोसेस में जगह नहीं दी जाएगी तो वे अपने स्तर पर ज्ञान का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अंतिम जो हमारा ऑप्शन है वो देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में विषय का अध्यापन उस विषय तक सीमित रखते हुए विषय से संबंधित सूचना मात्र दे दी जाए, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनसीएफ 2005 तो जोर ही इसी बात पर देता है कि सभी विषयों को आपस में कोरिलेट करके पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे बच्चे अपने स्तर पर ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं और वो ज्ञान उनके लिए स्थायी भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। ए, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की कल्पनाशीलता व उनके प्रश्नों को पर्याप्त स्थान दिया जाए। बी, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों के मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाए। सी, मूल्यांकन की विधियों को बच्चों के लिए दबाव मुक्त बनाए रखा जाए। और डी, शिक्षक का व्यवहार बच्चों के साथ उनकी जिज्ञासा को शांत करने वाला तथा यथासंभव सीखने के अवसर उपलब्ध करवाने वाला हो। देखिए कौन सा इसमें लग रहा है आपको। ये कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, तो ऑप्शन ए कह रहा है इसमें
कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की कल्पनाशीलता और उनके प्रश्नों को पर्याप्त स्थान दिया जाए, बिल्कुल सही है। यदि डेमोक्रेटिक या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो उसमें बच्चों के इमेजिनेशन और उनकी क्यूरियोसिटी को जगह दी जानी चाहिए। सेकंड ये कह रहा है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों के मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाए, बिल्कुल सही बात है कि यदि बच्चे के मानसिक स्तर से ऊपर या नीचे उसे ज्ञान दिया जाएगा या उसके ज्ञान का सृजन करवाने का प्रयास किया जाएगा तो वो गलत होगा। मूल्यांकन की विधियों को बच्चों के लिए दबाव मुक्त बनाए रखा जाए, ये भी बिल्कुल सही बात है। अंतिम देख लेते हैं, शिक्षक का व्यवहार बच्चों के साथ उनकी जिज्ञासा को शांत करने वाला और यथासंभव सीखने के अवसर उपलब्ध करवाने वाला हो, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है ABC, सेकंड है BCD, थर्ड है ACD या फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 या NCF 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के सृजन करता है यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यदि पहल करने का अवसर प्रदान कर सीखने की प्रक्रिया में पूर्ण भागीदार बनाया जाए तो भी वे ज्ञान के सृजनकर्ता होते हैं, बिल्कुल सही बात है कि यदि हम बच्चों को अप्रोच करेंगे और उन्हें यदि एफर्ट करने की हम फ्रीडम देंगे तो वो बल्कि और इंटरेस्ट के साथ और ज़्यादा एक्टिवनेस के साथ सीख पाएंगे। तीसरा है यदि विषयों को अंतर संबंधित कर अध्ययन अध्यापन करवाया जाए, तो ये तो NCF 2005 बार बार कह ही रहा है कि किसी भी विषय को दूसरे विषयों के साथ कोरिलेट करके यदि पढ़ाया जाएगा तो वो जो विषय है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और बच्चे जो हैं अपने स्तर पर अधिक आसानी से ज्ञान का निर्माण कर पाएंगे। चौथा, यदि उन्हें एक निश्चित सूचना का ग्राहक न मानकर एक नन्हे वैज्ञानिक के रूप में पोषित किया जाए, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। A 1 2 3, B केवल 2 व 4, C 2 3 व 4, D 1 2 3 व 4। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो चारों ऑप्शन हैं ये सही हैं, तो इसका मतलब आंसर हो गया आपका D। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तक के विषय में सही है। 1, पाठ्य पुस्तक साध्य न होकर सीखने की प्रक्रिया में एक साधन है। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज के टाइम में लर्निंग प्रोसेस में बुक जो है वो केवल एक मात्र साधन के रूप में अपना रोल प्ले कर रही है, ये कोई साध्य नहीं है। दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अन्य स्रोतों की अनदेखी का कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी एग्जामिनेशंस को प्लान करने की बात आती है या क्वेश्चन पेपर को प्लान करने की बात आती है या क्वेश्चन पेपर या प्रश्न पत्र का निर्माण करने की बात आती है तो घूम फिर के पाठ्य पुस्तक को आधार मान लिया जाता है। अगला है हमारा, शिक्षा का अर्थ मात्र किताबी ज्ञान या सूचनाओं को धारण करना नहीं है। तो ये भी देखिए पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में बिल्कुल सही है कि केवल किताबी सूचनाओं को ग्रहण कर लेना या उनको रट लेना या उनको धारण कर लेना ज्ञान नहीं है, बल्कि उन सूचनाओं के आधार पर उनको किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वो ज्ञान है। और अंतिम ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक सीखने की प्रक्रिया में साधन नहीं वरन साध्य है, जो कि गलत है। ये ऑप्शन गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 4, केवल 2 व 3, केवल 1 2 व 3, केवल 2 3 व 4। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है सही है, और सही है हमारे 1 2 और 3। तो ऑप्शन आपका C जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए आज हमने ये जो आमुख पढ़ा है इसमें से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आपने देखा होगा कि इस आमुख में से ही ये 5 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इसी तरह से अगले वीडियो में हम बुक्स के स्टार्टिंग में आमुख के बाद में जो प्रिम्बल दी गई है उसमें से क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग बुक्स के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि मैं 6th क्लास की पहले कौन सी बुक लूँ।
जियोग्राफी लूँ, हिस्ट्री लूँ या पॉलिटी लूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में आपके अपने प्लेटफॉर्म द लर्निंग गैंग पर। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।